Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the topic enharmonic oscillators. हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा था उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसका आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनहार्मोनिक ओसिलेटर। जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने एनर्जी कैलकुलेशंस की थी। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। ठीक है। अब देखिए एनहार्मोनिक ओसिलेटर में क्या करना है आपको। तो वैसे तो आपको बताएं कि जो रियल एक्चुअलिटी क्या होती है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना वो परफेक्टली आपका हार्मोनिक ओसिलेटर नहीं होता है। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ओसिलेटर का मीनिंग क्या है, हार्मोनिक ओसिलेटर एनहार्मोनिक का क्या मीनिंग है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर देना, इसकी सेपरेट हम एक डिफरेंस पे वीडियोस बना देंगे। वैसे हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ओसिलेटर क्या होता है, कैसे फ्रिक्वेंसी, ठीक है, कैसे मोशन मोमेंट, ये आपको पता होगा आई होप। हाँ ठीक है। तो एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जो परफेक्टली कोई भी सिंपल आपका हार्मोनिक ओसिलेटर नहीं होता, उसमें कुछ अनहार्मोनिसिटी होती है। देखो नाम से हो रहा है, अगर ये ए एन नहीं होता मीन्स एन नहीं होता तो मीन्स हार्मोनिक ओसिलेटर। अब एन मीन्स वो उसमें हार्मोनिसिटी की प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, उसमें कुछ आपका डेविएशन है, तो वो उसको एन हार्मोनिसिटी एसोसिएटेड होती है जब वाइब्रेट करता है ना कोई भी मॉलिक्यूल तब। तो हम रियल जो बॉन्ड होते हैं, हमने मान लिया कि हम उसको मे भी टेकन कर लेते हैं कि वो परफेक्टली इलास्टिक हैं थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। वैसे बॉन्ड है उसको हम स्ट्रेच करेंगे ज़्यादा तो रेस्टोरिंग फोर्स वीक होगा। देखो जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो उसमें रेस्टोरिंग फोर्स वीक लगने लग जाएगा, जो फोर्स उसमें लग रहा है। अगर ज़्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन के लिए तो बॉन्ड आपका टूट भी सकता है, ब्रेक भी हो सकता है, और डिसोसिएट हो जाएगा एटम में। मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा तो एटम में ब्रेक और डाउन हो जाएगा। तो उस टाइप के ओसिलेटर को हम अनहार्मोनिक ओसिलेटर बोल रहे हैं। तो उसके लिए एक पीएम मोर्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, एक एक्सप्रेशन दिया था। वो वैल्यू आपको याद रखनी है कि क्या एक्सप्रेशन दिया था, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना इन हार्मोनिक ऑसिलेटर वालों के लिए, उनकी वैल्यू क्या होती है आपका वी आर इक्वल टू होता है डी ई 1 में एक्सपोनेंशियल आपका ए इंटू में आर इक्विलिब्रियम माइनस में आर का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे जो ए होता है ना वो आपका एक कांस्टेंट है, और जो यहाँ पे डी ई है आपका, इसको भी हम ये क्या है आपका डिसोसिएशन एनर्जी मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जांपल अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एच एफ ले लिया हमने, ठीक है। और आपने देख लिया होगा कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनके पास चेंज इन डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए पार्शियल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो एच एफ क्या होगा उनको। आप आपको पता है कि इनको आप डिसोसिएट करोगे, ब्रेक करने की जो एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे डी ई डिसोसिएशन एनर्जी है मॉलिक्यूल की, उनको तोड़ने के लिए एच एफ मॉलिक्यूल है ये, उसको एटम में एच पॉजिटिव एफ नेगेटिव में तो ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी, उसको हम डिसोसिएशन एनर्जी, तो डी वही है उसका कॉन्स्टेंट है। जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, जो एक मोस्ट पोटेंशियल कर्व है वो आपने देखा होगा, इस टाइप से होता है मोस्ट पोटेंशियल। यहाँ पे आपका देखा होगा आपने वाइब्रेशन, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3। यहाँ इस साइड आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस होते हैं इंटरन्यूक्लियर, और ये बीच वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं आर ई, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस दोनों के इक्वल मिडवे। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के वजह से मोस्ट पोटेंशियल कर्व भी बोलते हैं हम इस टाइप से, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व ये तो है आपका हार्मोनिक के लिए, हम लास्ट वीडियोस में देखा था। और जो ये ग्राफ जो मोस्ट पोटेंशियल उसने ग्राफ देखा तो उसमें थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है, जैसे पहले ऐसे था ना ये, फिर यहाँ पे तो ऐसे स्लोपिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन होकर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो लिटिल इसमें चेंज आ जाता है, जैसे यहाँ वैसे तो सेम ये 0 के लिए, V1 के लिए, V2 के लिए, जैसे ये हम वाइब्रेशन करें 0 से 1, 0 से 2, 3 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, वी की वैल्यू 5 है, 6 है, यहाँ पे है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये नीचे वाली ये आपका डी नोट है, और जो कंप्लीट जो इस पॉइंट तक है वो उसको हम डी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये तो है आपका हार्मोनिक वाला का ग्राफ, और ये है आपका एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है इसमें, एन हार्मोनिसिटी, ठीक है। एक्स ई को हम यहाँ पे जो आपने एनर्जी तो देखी थी क्या होती है आपके पास, कि वी प्लस में 1/2 इंटू में ओमेगा ई, हार्मोनिक के लिए हमने एनर्जी देखी थी। आप ये अब बार में देखोगे तो अक्सर से डिवाइड करके अक्सी, और इसके लिए एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, वी प्लस 1/2 का स्क्वेयर कर देना ओमेगा ई इंटू एक्सी, क्योंकि हमने इसको ई में बार है, इसको मतलब एनर्जी को अच्छे से डिवाइड किया, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर की टर्म में है।
ठीक है। तो ये उसकी आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पे एक्स ही है आपका, उसको हम एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट होता है आपका ये। इसकी वैल्यू वो तो डिपेंड करेगी कि वो यू स्मॉल है पॉजिटिव है कब है, कि मान लो अगर डब्ल्यू ई की वैल्यू ज़्यादा है आपका, डब्ल्यू ई एक्स ई, तो क्या आएगा। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल लेवल होती है ना वो इक्वली स्पेस नहीं होती वैसे, कि हाँ ये 2 का ही गैप है 3 का गैप है, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे 0 और से लेकर 1 तक तो आपका इतना गैप था इक्वली, फिर बाद में जो गैप है आपका एनर्जी स्पेसिंग की वैल्यू है, जो स्पेसिंग की वो इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, तो ऐसे तो इसमें स्पेसिंग इक्वल नहीं होती लाइक हार्मोनिक में इक्वल ही गैप रहेगा आपका। मान लो आपका क्या ये स्पेसिंग इसको बोल रहे हैं, जैसे 0 से 1 वाले में इतना गैप है, मान लो आप 1 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, हम समझाने के लिए ए मान लो, तो सेकेंड वाला भी ए ही लेंथ का मिलेगा आपका जो डिस्टेंस है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग से नीचे आपका सेम हो सकता है, आगे वेरिएशन हो सकता है, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो एन हार्मोनिसिटी का कर्व ऐसे आता है। और इसकी जो एनर्जी हम ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट में देते हैं, जैसे हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखी थी हार्मोनिक के लिए, तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू आई थी V1+2। और हमने बताया था कि अगर V को हम 0 कर दे तो 1/2 ओमेगा ई एक्सी, वो आपका क्या होता है 0 पॉइंट एनर्जी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इक्वेशन सेकंड हमने पुट किया ना यहाँ पे, तो इक्वेशन सेकंड में अगर आपका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो इसको सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 1/2 ओमेगा ई। तो कितनी एनर्जी आ जाएगी 1/2 ओमेगा ई माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। अब इसमें कॉमन भी लेना चाहो तो ले लो ओमेगा ई, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/2 एक्स ई, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स थी। तो ये हमने वैल्यू बता दी कितनी आएगी एनर्जी। तो ये एनर्जी हो जाएगी एन हार्मोनिक के केस में, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर उसमें क्या होगा, इतना तो सेम ही रहता है हार्मोनिक के लिए। एन हार्मोनिक का याद रख लेना, इसका स्क्वायर कर देना इंटू एक्सी से मल्टीप्लाई, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो। तो इसको हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलेंगे। ये क्या है आपका 0 पॉइंट एनर्जी फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और सिलेक्शन रूल हमने अब तो बता दिया था कि डेल वी की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, या +-2 3 ऐसे, मतलब 1 का ही गैप होना चाहिए। और अगर आपका -1 है तो एमिशन, +1 है तो एब्जॉर्प्शन। और ये टर्म और होती है कि जो ट्रांजिशन होती है ना, जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन होती है 0 से V1 तक, 0 से V1, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ट्रांजिशन होना 0 से लेकर V1 तक। ठीक है, अगर आप ऐसे कर सीधा ही 1 की बजाय आप 0 से 2 का गैप कर रहे हो, या आप 0 से लेकर सीधा 3 तक कर रहे हो, तो इस चीज़ को आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं बोलोगे, इसको बोलते हैं हम ओवरटोन। वैसे जो ओवरटोन होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है फंडामेंटल। मान लो फंडामेंटल 1 है तो इंटीग्रल मल्टीपल जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 का समथिंग आ जाएगा, 3 से कर दोगे 3 4 5 ऐसे। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वैसे ओवरटोन। और इसकी इंटेंसिटी होती है वो वीक होती है, मतलब लो इंटेंसिटी का बनता है आपका जो भी ओवरटोन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो इंटेंसिटी कम हो रही है, अगर गैप आप बढ़ाओगे ना एनर्जी लेवल में तो वो डिक्रीज हो जाता है इंटेंसिटी लेवल। तो ये तो हमारी टर्म थी कि फंडामेंटल क्या है। अगर देखो हमने मान लिया कि 0 से लेकर 2 तक है तो उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, अगर 0 से 3 है तो सेकंड ओवरटोन, 0 से 4 है तो थर्ड ओवरटोन, इन सब को बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा के एनर्जी लेवल्स की वैल्यू को आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।